बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इक़्तिदार और अख्तियार क्या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, या जिनके पास इक़्तिदार होता है या वो बाअख्तियार होते हैं, या फिर जो इक़्तिदार में होते हैं वो बज़ाहिर तो इक़्तिदार में होते हैं लेकिन अख्तियार किसी और के पास होता है, यानी हक़ हुक्मरानी हुकूमत के पास होता है, या फिर वो कठपुतली या सिलेक्टेड होते हैं। असल अख्तियार का जो महवर है वो कहाँ पर है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस पर, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा मरहलावार जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो शुरू कर दिया है, जिसमें के पहले मरहले में इमरान खान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में 25 मई के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कर दी गई है। और इसके अलावा नाज़रीन, आपको पता होगा कि सेनेटर आज़म सवाती को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इंतहाई अहम जो चीज़ है वो इमरान खान की तरफ से है। यानी इमरान खान इस हद तक चले गए हैं, यानी जैसे जैसे अक्टूबर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, इमरान खान के होश और हवास भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और इंतहा कर चुके हैं। और इमरान खान ने आज जो खिताब किया है उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इस वक्त जो सबात की या जो खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों की जो दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके हैं वहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है या जो तालिबानाइजेशन हुई है उसके ज़िम्मेदार जो है वो हमारे खुफिया इदारे हैं, जो इस वक्त सिर्फ फ़ोन टैपिंग पर लगे हुए हैं लेकिन उनका जो असल काम है वो नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, आज़म सवाती की गिरफ्तारी के बाद किसकी गिरफ्तारी मतलब मुतवक्का है, और चौधरी परवेज़ इलाही वो लंदन से वापस आ गए हैं, और क्या लेकर आए हैं और क्या देकर आए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च और उसके हवाले से राना सनाउल्लाह का सख्त तरीन इमरान खान के लिए मैसेज, आज हम इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, मैंने काफ़ी अरसे से आपसे रिक्वेस्ट नहीं की है, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अख्तियार और इक़्तिदार। तो क्या अख्तियार और इक़्तिदार दो अलग अलग चीज़ें हैं, या फिर जिनके पास इक़्तिदार होता है वो साहिब अख्तियार नहीं होते, या फिर जो साहिब अख्तियार हैं वो ज़ाहिरी तौर पे बरसर इक़्तिदार नहीं होते। तो नाज़रीन, ये बहस आज की नहीं है, ये बहस तब से चल रही है जब से ये मुल्क बना है, और जब से ये पार्लिमानी निज़ाम वजूद में आया है तब से दो कोशिशें हो रही हैं। उनमें सबसे अहम और जो बड़ी कोशिश है वो ये है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज किया जाए, और दूसरी जो सबसे बड़ी कोशिश है वो ये है कि अगर पार्लिमानी निज़ाम अपनी जगह पर रहता है तो इसको इतना मफलूज करके रखो कि वो अपने पाँव पर उठकर खड़ा ना हो सके और इसको बैसाखियों की ज़रूरत पड़े। तो नाज़रीन, इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा प्रोग्राम्स में मैं कह चुका हूँ कि ये जिस तरह आपको याद होगा कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा था कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उसको एक बाज़ाब्ता तौर पर शक्ल दी जाए। तो नाज़रीन, फवाद चौधरी का जो ये बयान था ये बज़ाहिर उस मकबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने दिया था जो उनके पीछे अवाम है। ताहम आइंदा आम इंतखाबात में जब वोट कास्ट पर होंगे, या फिर अभी जो ज़िमनी इंतखाबात में वोट कास्ट होने हैं, उसके नताइज पर डिपेंड करता है कि ये जो आप इतने बड़े क्राउड लेते हैं, इतने बड़े जलसे आपके होते हैं, उनमें आपके वोटर्स कितने होते हैं। बात जलसों की नहीं होती, बात वोटर्स की होती है। तो आपके वोटर्स आपके पास कितने होते हैं। तो नाज़रीन, हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो मेरा जो बेसिक पॉइंट था वो ये था कि अख्तियार किसके पास होता है। तो नाज़रीन, आपको ये यकीनन मैं जिस लहजे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिस मुल्क के अवाम के पास बैलेट बॉक्स में सिर्फ वोट डालने का अख्तियार है, यानी बैलेट पेपर पे स्टैंप लगा के और उसको लपेट के बैलेट बॉक्स में डालने तक का अख्तियार तो है, लेकिन उस बैलेट बॉक्स से रिजल्ट क्या निकलेगा ये निकालना इस मुल्क के अवाम के अख्तियार में शुरू से नहीं है।
किसको इक़्तिदार में लाना है, किसको बिठाना है। हैरत की बात यह है कि आज कोई साहब, किसी की मैं बात सुन रहा था, मेरे जहन पे नहीं आ रहे, वो कह रहे थे कि अब यही है शर्म, मतलब जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा दिया गया और फिर उनको फांसी भी दे दी गई, तब भी यही बात की गई कि मेरे पास अख्तियार नहीं था और मुझे तब तक इस्तेमाल किया गया जब तक एक मुत्तफ़िका आइन वजूद में नहीं आया और जब तक जो है वो एटमी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, और तब तक तो मैं इस्तेमाल होता रहा, लेकिन उसके बाद ये हुआ, मतलब उन्हें फिर बाद में सज़ा मौत दे दी गई। और यही सूरत हाल मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की है। 88 में जब बरसर इक़्तिदार आई तब भी उन्होंने यही कहा, और उसके बाद जब नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आए तो जब इक़्तिदार से हटाए जाते हैं तब भी ये बातें सामने आती हैं कि हम बेअख्तियार थे। और यही बात इस बार इमरान खान ने भी कही है कि मैं तो बेअख्तियार था। तो भाई, जब आप बरसर इक़्तिदार होते हैं, जब आप समझते हैं कि आप जो हुक्मरानी कर रहे हैं, तो आप रबर स्टैंप क्यों बने हुए हैं? यकीनन ये आप उस वक्त उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं जिनके पास अख्तियार होता है। जब इलेक्शन का मरहला शुरू हो रहा होता है तो उस वक्त आप उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, उनके साथ पावर शेयरिंग फार्मूला आप डिसाइड करते हैं, आप उनके साथ अख्तियारात के मामला डिसाइड करते हैं, और उसके बाद जब आप बरसर इक़्तिदार आते हैं तो फिर यकीनन आपकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं और फिर यकीनन एक मुआहदा बीच में होता है, और फिर जब आप इक़्तिदार से अलग कर दिए जाते हैं तो फिर आप ये रोना रोते हैं कि हमारे पास तो अख्तियार था ही नहीं। तो होना तो ये चाहिए कि जब आप बरसर इक़्तिदार हों और आपको रबर स्टैंप की तरह यूज़ करने की कोशिश की जाए, तो उस वक्त आप में इतनी जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत होनी चाहिए कि आप स्टैंड लें और स्टैंड लेकर खड़े हो जाएं और कहें कि हमें इस तरह थ्रेट किया जा रहा है, हमारी हुकूमत को इस तरह थ्रेट किया जा रहा है। क्या आपने नहीं देखा था कि नवाज शरीफ ने क्या किया था? तो भले फिर नवाज शरीफ फिर सुप्रीम कोर्ट से बहाल होके वापस आए, लेकिन उन्होंने तो स्टैंड लिया था। तो स्टैंड लेने की बात होती है। ये एक तयशुदा बात है कि हमारे मुल्क में जो भी हुकूमतें मुंतखब होकर आती हैं वो बेअख्तियार होती हैं। ये हमें पता है कि जो भी हुकूमत आती है वो एक एग्रीमेंट के तहत आती है। हमें पता है कि जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आती है वो एक गिव एंड टेक की बुनियाद पर आती है। हमें पता होता है कि वो रबर स्टैंप होते हैं, हमें पता होता है कि वो इस्तेमाल होने के लिए आते हैं, हमें पता होता है कि उन्हें फॉरेन पॉलिसी दी जाती है, हमें पता है कि उन्हें दाखिला पॉलिसी दी जाती है, हमें पता है कि उन्हें जो है वो जो जिस तरह नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम था, इस तरह की चीज़ें बना के दी जाती हैं। हमें पता है कि रद्दुल फसाद से लेकर जितने भी बड़े बड़े मिलिट्री एक्शन हुए थे उसमें सिर्फ इलेक्टेड हुकूमतों का इतना काम था कि उन्होंने जी सर कहा था, बस। तो आप जी सर कहना छोड़ दें, क्योंकि जिस तरह पाक फौज ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी अपने आप को सियासत से अलग कर चुकी। अब जो पार्लिमानी मामलात हैं उनको पार्लिमानी तरीके से हल करें और जो कानूनी मामलात हैं उनको अदलिया के ज़रिए हल करें। तो फिर इस वक्त जो मौजूदा सियासी सेटअप है या जो हमारे सियासी कायदीन है उनको ये सोचना चाहिए कि वो अब फौज को उसके आइनी दायरे के अंदर रखने की कोशिश करें, अदलिया को अपने आइनी दायरे के अंदर रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो दायरा कार हैं या ये वो दायरा अख्तियार हैं जो आइन में इनके लिए मुतय्यन शुदा है। आइन ने सबके लिए एक दायरे मुकर्रर कर रखे हैं, तो फिर किसी को दायरे से बाहर निकलकर इस तरह जो है वो दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हमने देखा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को, वो तो खुद को जो है वो जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर समझता था, मतलब उनको अख्तियार नहीं था कि वो हुकूमती उमूर में मुदाखलत करे। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जो भी कानून पार्लियामेंट से पास क्यों ना हो जाए उसको भी उड़ा दिया जाता है, कलअदम करार दे दिया जाता है। आइन की किसी भी दफ़ा के हवाले से अगर हम किसी भी आर्टिकल के हवाले से हम जाएँ तो एक बार जब एक जज हों उनसे आप डेफिनेशन मांगें या इंटरप्रिटेशन मांगें तो वो अलग होती है, दूसरी बार आप मांगें तो इंटरप्रिटेशन अलग होती है, जबकि आइन तो वही होता है। तो बहरहाल इक़्तिदार से हटने के बाद
इमरान खान का ये गिला मतलब कि मैं जो है वो बेअख्तियार वजीर आज़म था और मैं तो जस्ट लाइक बस सिलेक्टेड था, मैं तो था। अबे तुम थे तो फिर उस वक्त तेरे मुंह में क्या जबान नहीं थी? आज तुम अपने यूथियाज को क्या बता रहे हो कि 3.5 साल तक मैं वहां क्या करता रहा और क्या करवाता रहा? आज आपको याद आ रहा है, कल आप कहते थे कि आईएसआई जो रिकॉर्डिंग्स करती हैं या आईबी जो फोन टैपिंग करती है ये एक बहुत अच्छा अमल है बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब क्या हो गया है? अब जब अपनी दुखती रग पे हाथ किसी ने पांव रखा है तो चीख क्यों रहे हो? चीखो नहीं, अब हालात को अपनी तरफ जाने दें। तो बहरहाल नाज़रीन, हुकूमत ने इससे हटकर अगर हम बात करें तो अब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला करने के बाद उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 25 मई के हवाले से, यानी 25 मई का जो लॉन्ग मार्च वो लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, क्लियर कट ऑर्डर जारी किए थे कि वो F9 पार्क जाएंगे, लेकिन वो डी चौक तक पहुंचे थे और उन्होंने तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया था और इस हवाले से अदालत ने भी उन्हें तौहीन अदालत ही करार दिया था और अब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत के एक तो आईनी दरख्वास्त दाखिल कर दी है। अब देखना ये है कि इसका फैसला क्या आता है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान ने सवात में या वहाँ पे जो भी सूरत हाल पैदा हो रही है उसका जिम्मेदार ठहराया है हमारे मुल्क की जो खुफिया इदारे हैं उनको, यानी उन्होंने खुल्लम खुला कहा है कि आप लोगों का काम अब सिर्फ ये रह गया है कि हमारी जो है वो टैपिंग करें, रिकॉर्डिंग्स करें, लेकिन यहाँ पे जो मतलब हमने बड़ी कुर्बानी दी, अमन अमान बहाल किया। अब ISIR से जो पूछ रहा है तो अपने वजीर आला को तुम क्यों नहीं कहते? तुम तो अपने वजीर आला को दर्स दे रहे हो कि वफाक से आप कहो कि अगर आप नहीं संभाल सकते तो ये जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। आपकी मतलब ये आपके अपने अल्फाज हैं, जरा सुन लें। आजम स्वाति को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्या ये तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम है अमन, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि सारे मुल्क में चोरियां डकैतियां हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रही है। इधर इन इलाकों में जो स्वात के लोग निकले, क्यों निकले? स्वात के लोग इसलिए निकले कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी जब हमें अमेरिका की जंग में लेके गए थे। तो अब आप जिम्मेदार हैं जो हो रहा है। और महमूद खान, चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको आज कह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को से पूछें कि आप अगर जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो फिर हमें संभालने दें, हम करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। इमरान खान साहब, आपको और आपकी काबीना को याद होना चाहिए कि मोहसिन दावड़ इसी कौमी असेंबली में खड़े होकर चीखते थे, चिल्लाते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबानाइजेशन हो रही है, और चीखता था, वो चिल्लाता था। लेकिन आपने अली वजीर को इसी गुनाह में, इसी जुर्म में वहां फेंक दिया। लेकिन वही हुआ कि दाइश और तालिबान अफगानिस्तान से होकर खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और आज ऐसे पहुंचे कि आपको एक मर्तबा फिर एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। और आज लाखों लोग सड़कों पर हैं और लाखों लोग एहतजाज पर हैं और लाखों लोग आज हुकूमत को दुहाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं कर सकी? क्या वो हेलीकॉप्टर कोई चिंची था? तुम्हारे बाप की मिराज थी कि तुम उस पर घूमते थे? डोनाल्ड ब्लूम को आप वहां पे सैर सपाटे करवाते थे? तो आज जब सब कुछ हो रहा है तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल फेडरल गवर्नमेंट को क्यों करार दे रहे हो? आपकी वहां पे हुकूमत है उस सूबे में। अगर सिंध में कुछ होता है तो हम मुराद अली शाह का गिरेबान पकड़ेंगे, तो अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है तो हम आपके वजीर आला का गिरेबान पकड़ेंगे। तो बहरहाल आप अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना सीखें। इल्जाम तराशी सियासत नहीं है, हकायक को समझकर स्टेटमेंट देना सियासत है। हकायक को मतलब आप पस मंजर को देखें और फिर पेश मंजर पे आए। आप
पेश मंजर तो होता नहीं है और आप पस मंजर ऐसा बनाते हैं कि जैसे माजी में आप जन्नत से निकल कर आए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही कशीदा होती जा रही है। और यहाँ पर मैं एक बात और भी कहता चलूँगा कि ISPR की तरफ से एक वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट जारी किया गया है। भले वो ISPR की तरफ से जारी किया जाने वाला जो बयान है वो मखसूस है, महदूद है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि कुछ कुव्वतें क्यों, इस वक्त तो एक ही कुव्वत है जो मुल्क के अमन को बर्बाद करने में तुली हुई है, एक ही कुव्वत है। तो बहरहाल इस वक्त जो ISPR का जो स्टेटमेंट है, इससे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो काकुल में जो उन्होंने खिताब में कहा था, उसके बाद लाउड एंड क्लियर मैसेज इमरान खान को मिल जाने के बावजूद वो रेड लाइन तो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं रेड लाइन क्रॉस कर चुका हूं। पहले इन्होंने मेरे खिलाफ क्या कर लिया है कि अब ये कुछ करेंगे। एजेंसीज क्या कर रही हैं? टेलीफोन नामालूम नंबरों से धमकियां, मीडिया का मुंह बंद करना कि इमरान खान को टीवी पे ना दिखाओ, और मुल्क के अंदर कानून रह गया है। दहशतगर्दी, जो स्वात के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई। ये जिम्मेदार हैं इसके। तो ना इन्होंने पहले कुछ किया, ना ये अब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जो कुछ करता जाऊंगा मुझे सब माफ है, क्योंकि मेरे पीछे अदालतें खड़ी हैं। कल यही इमरान खान था, जब वजीर आजम था तो कहता था कि PTI के पीछे फौज खड़ी है, PTI के पीछे अदलिया खड़ी है। तो आज वो समझता है कि PTI के पीछे अदलिया खड़ी है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो रेड लाइन बहुत पहले क्रॉस कर चुके हैं। बहरहाल आजम सवाती को जिन 2 ट्वीट्स की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, वो 2 ट्वीट्स मैं तो नहीं दोहरा सकता, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप जरा इनको गौर से पढ़ लें, दोनों ट्वीट्स गौर से पढ़ लें। और इसके बाद इमरान खान ने अपने ट्वीट्स के जरिए आजम सवाती के मामले पर जो कुछ कहा है, जरा इसको भी पढ़ लें। और इससे पहले आपने इमरान खान की आवाज भी, खिताब भी सुन लिया होगा, तो उसको भी अंदाजा करके मिला लें। तो सीधी बात यह है कि इमरान खान बगावत के आखिरी हद भी पार कर रहे हैं, और इमरान खान बाकायदा और इमरान खान के हवारी बाकायदा पाक फौज में एक वाज़ेह तकसीम की कोशिश कर रहे हैं, और इसके नतायज बहुत ज़्यादा भयानक निकलेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही की कि वो लंदन से क्या लेकर आए और लंदन क्या लेकर गए थे। तो बहरहाल ख्वाब तो बहुत ज़्यादा लेकर गए थे, लेकिन खाली हाथ वापस आ गए हैं, क्योंकि मुज़ाकरात वहाँ नाकाम हो चुके हैं। और आइंदा वज़ीर आला कौन होगा ये अब नून लीग और ये उनके इत्तेहादी तय करेंगे। तहम जो है वो ये भी बात सुनने में आ रही है कि इसने इमरान खान ने परवेज़ इलाही से कहा था कि हमें लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से किसी भी सूरत में कुछ भी करके सरकारी खजाने से 1 तो 2 अरब रुपए दिए जाएं, और दूसरा कम से कम जो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी तो जो कर रही है सो कर रही है। और ये भी कहा था कि आप अपनी तरफ से हमें 6000 बंदे देंगे जो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। तो इसके अलावा यही मुतालबा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी रखा है। ज़ाहिर वहाँ से तो उनको 2 अरब तो क्या 10 अरब भी मिल सकते हैं, वहाँ तो बादशाह लोग हैं। तो बहरहाल आज राना सनाउल्लाह ने जो बातें की हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से, उन्हें दोहराना मेरे लिए है तो बहुत मुश्किल, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अखलाकियात के तकाजे पूरे किए जाने चाहिए। यानी सियासत में अखलाकियात की इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी है। सियासत में इस वक्त अदम बर्दाश्त बढ़ गया है, तहम्मुल ख़त्म हो गया है, टॉलरेंस नहीं रही। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक निजी TV चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इमरान खान जो है वो बावला कुत्ता बन गया है, और वो जो बावला कुत्ता है वो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि लॉन्ग मार्च की सूरत हाल में सबसे पहले हम इमरान खान समेत इनकी जो मेन लीडरशिप है उनको पकड़ेंगे और इमरान खान को हम उल्टा लटकाएंगे। यानी हमने जो तैयारी कर रखी है, हम तो मुंतज़िर हैं कि ये कब आएंगे। अगर इमरान खान ये कहते हैं कि उन्होंने जो तैयारी की हुई है उससे हम बेखबर हैं, तो फिर ये उनकी गलतफहमी है। ताहम जो हुकूमत ने तय कर रखा है उसके बारे में इमरान खान बेखबर हैं, तो उसके नतायज क्या निकलेंगे, या इमरान खान कुछ जानते ही नहीं है कि हम इनके साथ
क्या करने वाले हैं। तो नाज़रीन, सिचुएशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है, बहुत बुरी होती जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी आखिरी में ये भी बताता चलूँ कि हैकर की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज आया है कि जुमे के लिए, कि जुमे के दिन आप पॉपकॉर्न्स ले लें, फिर ना कहना कि मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि जुमे से एक तूफान बर्पा होने वाला है, ऑडियोज़ और वीडियोज़ धड़ाधड़ लीक होंगी। अब ये हैकर का मामला है, अब इसकी हकीकत क्या है, जुमे को क्या होता है और कौन पॉपकॉर्न लेता है कौन नहीं लेता है, ये तो जुमे को ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।